अध्याय 7 पूंजीवाद के एक विशेष चरण के रूप में साम्राज्यवाद। अब हमें साम्राज्यवाद के विषय पर ऊपर कही गई बातों के सूत्र जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। साम्राज्यवाद सामान्य रूप से पूंजीवाद की मूलभूत विशेषताओं के विकास और प्रत्यक्ष निरंतरता के रूप में उभरा। लेकिन पूंजीवाद अपने विकास के एक निश्चित और बहुत उच्च चरण में ही पूंजीवादी साम्राज्यवाद बन गया, जब इसकी कुछ मूलभूत विशेषताएं अपने विपरीत में बदलने लगी, जब पूंजीवाद से उच्च सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में संक्रमण के युग की विशेषताएं आकार ले चुकी थीं और सभी क्षेत्रों में खुद को प्रकट कर चुकी थीं। आर्थिक रूप से इस प्रक्रिया में मुख्य बात पूंजीवादी मुक्त प्रतिस्पर्धा को पूंजीवादी एकाधिकार द्वारा विस्थापित करना है। मुक्त प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की और आमतौर पर वस्तु उत्पादन की मूल विशेषता है। एकाधिकार मुक्त प्रतिस्पर्धा का बिल्कुल विपरीत है, लेकिन हमने अपनी आंखों के सामने बाद वाले को एकाधिकार में बदलते देखा है। बड़े पैमाने के उद्योग का निर्माण और छोटे उद्योगों को बाहर करना, बड़े पैमाने के उद्योगों की जगह और भी बड़े पैमाने के उद्योग को लाना, और उत्पादन और पूंजी का संकेंद्रण उस बिंदु तक ले जाना जहां से एकाधिकार का उदय हुआ और हो रहा है। कार्टेल, सिंडिकेट और ट्रस्ट और उनके साथ विलय, एक दर्जन या उससे अधिक बैंकों की पूंजी जो अरबों का हेरफेर करती है। साथ ही मुक्त प्रतिस्पर्धा से विकसित हुए एकाधिकार बाद वाले को खत्म नहीं करते, बल्कि उसके ऊपर और उसके साथ मौजूद रहते हैं, और इस तरह बहुत से बहुत तीव्र विरोधों, घर्षणों और संघर्षों को जन्म देते हैं। एकाधिकार पूंजीवाद से उच्चतर व्यवस्था की ओर संक्रमण है। अगर साम्राज्यवाद की सबसे संक्षिप्त परिभाषा देना जरूरी होता तो हमें कहना पड़ता कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का एकाधिकार चरण है। ऐसी परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण बात शामिल होगी, क्योंकि एक तरफ वित्तीय पूंजी कुछ बहुत बड़े एकाधिकार बैंकों की बैंक पूंजी है, जो उद्योगपतियों के एकाधिकार संघों की पूंजी के साथ विलीन हो जाती है, और दूसरी तरफ दुनिया का विभाजन एक औपनिवेशिक नीति से संक्रमण है जो बिना किसी बाधा के उन क्षेत्रों तक फैल गई है जो किसी भी पूंजीवादी शक्ति द्वारा कब्जा नहीं किए गए हैं। दुनिया के क्षेत्र पर एकाधिकार कब्जे की औपनिवेशिक नीति में जो पूरी तरह से विभाजित हो गई है। लेकिन बहुत संक्षिप्त परिभाषाएं हालांकि सुविधाजनक होती हैं क्योंकि वे मुख्य बिंदुओं को सारांशित करती हैं, फिर भी अपर्याप्त है क्योंकि हमें उनसे उस घटना की कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण विशेषताओं का निष्कर्ष निकालना होता है जिसे परिभाषित किया जाना है। और इसलिए सामान्य रूप से सभी परिभाषाओं के सशर्त और सापेक्ष मूल्य को भूले बिना, जो कभी भी किसी घटना के पूर्ण विकास में सभी संयोजनों को शामिल नहीं कर सकती हैं, हमें साम्राज्यवाद की एक परिभाषा देनी चाहिए जिसमें इसकी निम्नलिखित 5 बुनियादी विशेषताएं शामिल होंगी। 1. उत्पादन और पूंजी का संकेंद्रण इतने उच्च स्तर तक विकसित हो गया है कि इसने एकाधिकार पैदा कर दिया है जो आर्थिक जीवन में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2. बैंक पूंजी का औद्योगिक पूंजी के साथ विलय और इस वित्त पूंजी के आधार पर वित्तीय कुलीन तंत्र का निर्माण। 3. वस्तुओं के निर्यात से भिन्न पूंजी का निर्यात असाधारण महत्व प्राप्त करता है। 4. अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकारवादी पूंजीवादी संघों का गठन जो दुनिया को आपस में बांटते हैं। और 5. पूरी दुनिया का सबसे बड़ी पूंजीवादी शक्तियों के बीच क्षेत्रीय विभाजन पूरा हो गया है। साम्राज्यवाद विकास के उस चरण में पूंजीवाद है जिस पर एकाधिकार और वित्तीय पूंजी का प्रभुत्व स्थापित हो गया है, जिसमें पूंजी के निर्यात ने स्पष्ट महत्व हासिल कर लिया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टों के बीच दुनिया का विभाजन शुरू हो गया है, जिसमें दुनिया के सभी क्षेत्रों का सबसे बड़ी पूंजीवादी शक्तियों के बीच विभाजन पूरा हो गया है। हम बाद में देखेंगे कि साम्राज्यवाद को अलग तरीके से परिभाषित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, अगर हम न केवल बुनियादी विशुद्ध आर्थिक अवधारणाओं को ध्यान में रखें जिसके लिए उपरोक्त परिभाषा सीमित है, बल्कि पूंजीवाद के इस चरण का सामान्य रूप से पूंजीवाद के संबंध में ऐतिहासिक स्थान या साम्राज्यवाद और मजदूर वर्ग आंदोलन में 2 मुख्य प्रवृत्तियों के बीच संबंध भी ध्यान में रखें। इस बिंदु पर ध्यान देने वाली बात यह है कि साम्राज्यवाद, जैसा कि ऊपर व्याख्या की गई है, निस्संदेह पूंजीवाद के विकास में एक विशेष चरण का प्रतिनिधित्व करता है। पाठक को साम्राज्यवाद के बारे में सबसे अच्छी तरह से आधारित विचार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मैंने जानबूझकर यथासंभव बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों को उद्धृत करने की कोशिश की जिन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नवीनतम चरण के बारे में विशेष रूप से निर्विवाद तथ्यों को स्वीकार करना होगा। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने विस्तृत आंकड़े उद्धृत किए हैं जो ये देखने में सक्षम है कि बैंक पूंजी आदि किस हद तक बढ़ी है, किस तरह से मात्रा का गुणवत्ता में विकसित पूंजीवाद का साम्राज्यवाद में परिवर्तन व्यक्त किया गया था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रकृति और समाज में सभी सीमाएं पारंपरिक और परिवर्तनशील हैं, और उदाहरण के लिए उस विशेष वर्ष या दशक के बारे में बहस करना बेतुका होगा जिसमें साम्राज्यवाद निश्चित रूप से स्थापित हुआ।
हालांकि साम्राज्यवाद को परिभाषित करने के मामले में हमें मुख्य रूप से तथाकथित द्वितीय इंटरनेशनल के युग के प्रमुख मार्क्सवादी सिद्धांतकार कार्ल काउत्स्की के साथ विवाद में उतरना होगा, यानी 1889 और 1914 के बीच के 25 वर्षों के साम्राज्यवाद की हमारी परिभाषा में व्यक्त मौलिक विचारों पर काउत्स्की ने 1915 में और यहां तक कि नवंबर 1914 में भी बहुत दृढ़ता से हमला किया था, जब उन्होंने कहा था कि साम्राज्यवाद को अर्थव्यवस्था के एक चरण या स्तर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक नीति के रूप में, एक निश्चित नीति जिसे वित्तीय पूंजी द्वारा पसंद किया जाता है। साम्राज्यवाद को वर्तमान पूंजीवाद के साथ पहचाना नहीं जाना चाहिए। यदि साम्राज्यवाद को वर्तमान पूंजीवाद की सभी परिघटनाओं, कार्टेल, संरक्षण, वित्तपोषकों का वर्चस्व और औपनिवेशिक नीति के रूप में समझा जाए, तो ये प्रश्न कि क्या पूंजीवाद के लिए साम्राज्यवाद आवश्यक है, सबसे सपाट पुनरुक्ति तक सिमट कर रह जाता है, क्योंकि उस स्थिति में साम्राज्यवाद स्वाभाविक रूप से पूंजीवाद के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इत्यादि। काउत्स्की के विचार को प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा तरीका साम्राज्यवाद की उनकी अपनी परिभाषा को उद्धृत करना है, जो मेरे द्वारा प्रस्तुत विचारों के सार के बिल्कुल विपरीत है। जर्मन मार्क्सवादियों के खेमे से आने वाली आपत्तियों के लिए, जो पहले से ही कई वर्षों से इसी तरह के विचारों की वकालत कर रहे हैं, काउत्स्की को लंबे समय से मार्क्सवाद में एक निश्चित प्रवृत्ति की आपत्तियों के रूप में जाना जाता है। काउत्स्की की परिभाषा इस प्रकार है: साम्राज्यवाद अत्यधिक विकसित औद्योगिक पूंजीवाद का उत्पाद है। इसमें हर औद्योगिक पूंजीवादी राष्ट्र का प्रयास शामिल है कि वह कृषि क्षेत्र के सभी बड़े क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले या उन पर कब्जा कर ले, चाहे उस क्षेत्र में कोई भी राष्ट्र रहता हो। ये परिभाषा बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि यह एक तरफा अर्थात मनमाने ढंग से केवल राष्ट्रीय प्रश्न को ही अलग करती है, हालांकि यह अपने आप में तथा साम्राज्यवाद के साथ अपने संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मनमाने ढंग से तथा गलत ढंग से इस प्रश्न को केवल उन देशों की औद्योगिक पूंजी से जोड़ती है जो अन्य राष्ट्रों को अपने में मिलाती हैं, तथा उतने ही मनमाने तथा गलत ढंग से कृषि क्षेत्रों को अपने में मिला लेने को भी सामने लाती है। साम्राज्यवाद विलय के लिए प्रयास है, यही काउत्स्की की परिभाषा का राजनीतिक हिस्सा है। ये सही है, लेकिन बहुत अधूरा है, क्योंकि राजनीतिक रूप से साम्राज्यवाद सामान्य रूप से हिंसा और प्रतिक्रिया की ओर प्रयास है। हालांकि फिलहाल हम इस प्रश्न के आर्थिक पहलू में रुचि रखते हैं, जिसे काउत्स्की ने खुद अपनी परिभाषा में पेश किया था। काउत्स्की की परिभाषा में अशुद्धियां स्पष्ट हैं। साम्राज्यवाद की विशेषता औद्योगिक नहीं, बल्कि वित्तीय पूंजी है। यह कोई संयोग नहीं है कि फ्रांस में वित्तीय पूंजी का असाधारण रूप से तेज विकास और औद्योगिक पूंजी का कमजोर होना ही था, जिसने 80 के दशक के बाद से विलयवादी औपनिवेशिक नीति की चरम तीव्रता को जन्म दिया। साम्राज्यवाद की विशेषता यह है कि यह न केवल कृषि क्षेत्रों को बल्कि सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्रों, बेल्जियम के लिए जर्मन की भूख, लोरेन के लिए फ्रांसीसी की भूख को भी अपने में समाहित करने का प्रयास करता है, क्योंकि वन ये तथ्य कि दुनिया पहले से ही विभाजित है, पुनर्विभाजन पर विचार करने वालों को हर तरह के क्षेत्र पर हाथ आजमाने के लिए बाध्य करता है। और दो, साम्राज्यवाद की एक आवश्यक विशेषता कई महाशक्तियों के बीच वर्चस्व के लिए प्रतिद्वंद्विता है, यानी क्षेत्र पर विजय के लिए सीधे तौर पर अपने लिए नहीं बल्कि विरोधी को कमजोर करने और उसके वर्चस्व को कमजोर करने के लिए। ब्रिटेन के खिलाफ ऑपरेशन के लिए बेल्जियम जर्मनी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन को जर्मनी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए बगदाद की जरूरत है, आदि काउत्स्की खास तौर पर और बार बार अंग्रेजी लेखकों का जिक्र करते हैं, जिन्होंने, उनका आरोप है, साम्राज्यवाद शब्द को विशुद्ध रूप से राजनीतिक अर्थ दिया है, जिस अर्थ में वह काउत्स्की इसे समझते हैं। हम अंग्रेजी लेखक हॉब्सन की रचना इंपीरियलिज्म को लेते हैं, जो 1902 में प्रकाशित हुई थी, और वहां हम पढ़ते हैं, नया साम्राज्यवाद पुराने साम्राज्यवाद से इस मायने में भिन्न है कि इसमें एक बढ़ते साम्राज्य की महत्वाकांक्षा के स्थान पर प्रतिस्पर्धी साम्राज्यों के सिद्धांत और व्यवहार को स्थान दिया गया है, जिनमें से प्रत्येक राजनीतिक विस्तार और वाणिज्यिक लाभ की समान लालसा से प्रेरित है। दूसरे, इसमें व्यापारिक हितों पर वित्तीय या निवेश का प्रभुत्व है। हम देखते हैं कि काउत्स्की अंग्रेजी लेखकों का सामान्य रूप से उल्लेख करने में बिल्कुल गलत है, जब तक कि उनका मतलब अशिष्ट अंग्रेजी साम्राज्यवादियों या साम्राज्यवाद के घोषित समर्थकों से न हो। हम देखते हैं कि काउत्स्की ये दावा करते हुए कि वे मार्क्सवाद की वकालत करना जारी रखते हैं, वास्तव में सामाजिक उदारवादी हॉब्सन की तुलना में एक कदम पीछे हट जाते हैं, जो आधुनिक साम्राज्यवाद की दो ऐतिहासिक रूप से ठोस काउत्स्की की परिभाषा ऐतिहासिक ठोसता का मजाक है। विशेषताओं को अधिक सही ढंग से ध्यान में रखते हैं। 1 कई साम्राज्यवादों के बीच प्रतिस्पर्धा और 2 व्यापारी पर वित्तदाता की प्रधानता। यदि यह मुख्य रूप से औद्योगिक देशों द्वारा कृषि देशों के विलय का सवाल है, तो व्यापारी की भूमिका को सबसे आगे रखा जाता है।
काउत्स्की की परिभाषा न केवल गलत और गैर मार्क्सवादी है, यह उन विचारों की एक पूरी प्रणाली के लिए आधार का काम करती है जो मार्क्सवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी व्यवहार के साथ पूरी तरह से विच्छेद को दर्शाती है। मैं बाद में इसका उल्लेख करूंगा। काउत्स्की द्वारा उठाए गए शब्दों के बारे में तर्क की पूंजीवाद के नवीनतम चरण को साम्राज्यवाद कहा जाना चाहिए या वित्तीय पूंजी का चरण गंभीर ध्यान देने योग्य नहीं है। आप इसे जो भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मामले का सार यह है कि काउत्स्की साम्राज्यवाद की राजनीति को उसके अर्थशास्त्र से अलग करते हैं, विलय को वित्तीय पूंजी द्वारा पसंदीदा नीति के रूप में बोलते हैं और इसका विरोध एक अन्य बुर्जुआ नीति के रूप में करते हैं, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह वित्तीय पूंजी के इसी आधार पर संभव है। इसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था में एकाधिकार राजनीति में गैर एकाधिकारवादी, अहिंसक, गैर विलयवादी तरीकों के साथ संगत है। इसका अर्थ यह है कि दुनिया का क्षेत्रीय विभाजन, जो वित्तीय पूंजी के इसी युग में पूरा हुआ था और जो सबसे बड़े पूंजीवादी राज्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता के वर्तमान अजीबोगरीब रूपों का आधार बनता है, एक गैर साम्राज्यवादी नीति के अनुकूल है। इसका परिणाम पूंजीवाद के नवीनतम चरण के सबसे गहरे अंतर्विरोधों को उजागर करने के बजाय उन्हें दबाना और कुंद करना है। इसका परिणाम मार्क्सवाद के बजाय बुर्जुआ सुधारवाद है। काउत्स्की साम्राज्यवाद और विलय के जर्मन समर्थक कुनोव के साथ विवाद में उतरते हैं, जो अनारीपन और सनकीपन से तर्क देते हैं कि साम्राज्यवाद वर्तमान पूंजीवाद है। पूंजीवाद का विकास अपरिहार्य और प्रगतिशील है, इसलिए साम्राज्यवाद प्रगतिशील है, इसलिए हमें इसके सामने झुकना चाहिए और इसका महिमामंडन करना चाहिए। ये कुछ हद तक रूसी मार्क्सवादियों के व्यंग्य चित्र जैसा है जिसे नारोडनिको ने 1894-95 में बनाया था। उन्होंने तर्क दिया, यदि मार्क्सवादियों का मानना है कि रूस में पूंजीवाद अपरिहार्य है, कि यह प्रगतिशील है, तो उन्हें एक मधुशाला खोलनी चाहिए और पूंजीवाद को रोकना शुरू कर देना चाहिए। कुनोव को काउत्स्की का उत्तर इस प्रकार है, साम्राज्यवाद वर्तमान पूंजीवाद नहीं है, ये वर्तमान पूंजीवाद की नीति के रूपों में से केवल एक है। इस नीति से हम लड़ सकते हैं और लड़ना चाहिए, साम्राज्यवाद, विलय आदि से लड़ें। उत्तर काफी हद तक उचित लगता है, लेकिन वास्तव में ये साम्राज्यवाद के साथ समझौते की अधिक सूक्ष्म और अधिक छिपी हुई और इसलिए अधिक खतरनाक वकालत है, क्योंकि ट्रस्टों और बैंकों की नीति के खिलाफ एक लड़ाई, जो ट्रस्टों और बैंकों के आर्थिक आधार को प्रभावित नहीं करती है, वह केवल बुर्जुआ सुधारवाद और शांतिवाद है, पवित्र इच्छाओं की दयालु और मासूम अभिव्यक्ति है। मौजूदा विरोधाभासों से बचना, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण को भूल जाना, उनकी पूरी गहराई को उजागर करने के बजाय, ऐसा है काउत्स्की का सिद्धांत, जिसका मार्क्सवाद से कोई लेना देना नहीं है। स्वाभाविक रूप से ऐसा सिद्धांत केवल कुनोव के साथ एकता की वकालत करने के उद्देश्य से काम कर सकता है। काउत्स्की लिखते हैं, विशुद्ध रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से यह असंभव नहीं है कि पूंजीवाद अभी भी एक नए चरण से गुजरेगा। काटेल की नीति का विदेश नीति तक विस्तार, अति साम्राज्यवाद का चरण, यानी एक अति साम्राज्यवाद, पूरी दुनिया के साम्राज्यवादों का एक संघ और उनके बीच संघर्ष नहीं, एक ऐसा चरण जब पूंजीवाद के तहत युद्ध बंद हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट वित्त पूंजी द्वारा दुनिया के संयुक्त शोषण का चरण। हमें इस अति साम्राज्यवाद के सिद्धांत से बाद में निपटना होगा ताकि विस्तार से दिखाया जा सके कि यह मार्क्सवाद से किस तरह निर्णायक और पूरी तरह से टूटता है। वर्तमान में वर्तमान कार्य की सामान्य योजना को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रश्न पर सटीक आर्थिक आंकड़ों की जांच करनी चाहिए, विशुद्ध रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से क्या अति साम्राज्यवाद संभव है या यह अति बकवास है। यदि विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण का अर्थ शुद्ध अमूर्तता है, तो जो कुछ भी कहा जा सकता है वह निम्नलिखित प्रस्ताव तक सीमित हो जाता है। विकास एकाधिकार की ओर बढ़ रहा है, इसलिए एकल विश्व एकाधिकार की ओर, एकल विश्व ट्रस्ट की ओर। ये निर्विवाद है, लेकिन यह उतना ही निरर्थक है जितना कि यह कथन की विकास प्रयोगशालाओं में खाद्य पदार्थों के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। इस अर्थ में अति साम्राज्यवाद का सिद्धांत अति कृषि के सिद्धांत से कम बेतुका नहीं है। लेकिन अगर हम वित्तीय पूंजी की युग की विशुद्ध रूप से आर्थिक स्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक रूप से ठोस युग है जो 20वीं सदी के अंत में शुरू हुआ, तो अति साम्राज्यवाद, जो कि विशेष रूप से एक सबसे प्रतिक्रियावादी उद्देश्य की पूर्ति करता है, मौजूदा विरोधों की गहराई से ध्यान हटाना की बेजान अमूर्तताओं का सबसे अच्छा जवाब यही हो सकता है कि उन्हें वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था की ठोस आर्थिक वास्तविकताओं के साथ तुलना की जाए। अति साम्राज्यवाद के बारे में काउत्स्की की पूरी तरह से निरर्थक बात अन्य बातों के अलावा उस बेहद गलत विचार को बढ़ावा देती है जो साम्राज्यवाद के समर्थकों को सिर्फ फायदा पहुंचाती है, यानी कि वित्तीय पूंजी का शासन विश्व अर्थव्यवस्था में निहित असमानताओं और विरोधाभासों को कम करता है, जबकि वास्तव में यह उन्हें बढ़ाता है।
केल्वर ने अपनी छोटी सी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी में मुख्य विशुद्ध रूप से आर्थिक डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो 20वीं सदी के अंत में विश्व अर्थव्यवस्था के आंतरिक संबंधों की एक ठोस तस्वीर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। वह दुनिया को 5 मुख्य आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित करता है, इस प्रकार 1 मध्य यूरोप रूस और ग्रेट ब्रिटेन को छोड़कर पूरा यूरोप, 2 ग्रेट ब्रिटेन, 3 रूस, 4 पूर्वी एशिया, 5 अमेरिका। वह राज्यों के क्षेत्रों में उपनिवेशों को शामिल करता है जिनसे वे संबंधित हैं और कुछ देशों को छोड़ देता है जो क्षेत्रों के अनुसार वितरित नहीं हैं, जैसे कि एशिया में फारस, अफगानिस्तान और अरब, अफ्रीका में मोरक्को और अबिसिनिया आदि। यहाँ इन क्षेत्रों के बारे में उनके द्वारा उद्धृत आर्थिक आंकड़ों का संक्षिप्त सारांश दिया गया है। हम 3 अत्यधिक विकसित पूंजीवादी क्षेत्र परिवहन, व्यापार और उद्योग के साधनों का उच्च विकास देखते हैं। मध्य यूरोपीय, ब्रिटिश और अमेरिकी क्षेत्र। इनमें 3 राज्य हैं जो दुनिया पर हावी हैं: जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता और इन देशों के बीच संघर्ष बहुत तीव्र हो गया है क्योंकि जर्मनी के पास केवल एक नगण्य क्षेत्र और कुछ उपनिवेश हैं। मध्य यूरोप का निर्माण अभी भी भविष्य का मामला है। यह एक हताश संघर्ष के बीच पैदा हो रहा है। फिलहाल पूरे यूरोप की विशिष्ट विशेषता राजनीतिक असमानता है। दूसरी ओर ब्रिटिश और अमेरिकी क्षेत्रों में राजनीतिक संकेंद्रण बहुत विकसित है, लेकिन एक के विशाल उपनिवेशों और दूसरे के तुच्छ उपनिवेशों के बीच बहुत बड़ी असमानता है। हालांकि उपनिवेशों में पूंजीवाद अभी विकसित होना शुरू हुआ है। दक्षिण अमेरिका के लिए संघर्ष अधिक से अधिक तीव्र होता जा रहा है। 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पूंजीवाद बहुत कम विकसित है: रूस और पूर्वी एशिया। पूर्व में जनसंख्या अत्यंत विरल है, उत्तरार्ध में यह अत्यंत सघन है। पूर्व में राजनीतिक संकेंद्रण अधिक है, उत्तरार्ध में यह मौजूद नहीं है। चीन का विभाजन अभी शुरू ही हुआ है और जापान, अमेरिका आदि के बीच इसके लिए संघर्ष लगातार तीव्र होता जा रहा है। इस वास्तविकता की तुलना करें आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों की व्यापक विविधता, विभिन्न देशों के विकास की दर में अत्यधिक असमानता आदि, और साम्राज्यवादी राज्यों के बीच हिंसक संघर्ष काउत्स्की की शांतिपूर्ण अति साम्राज्यवाद के बारे में मूर्खतापूर्ण छोटी सी कहानी से। क्या ये कठोर वास्तविकता से छिपने के लिए एक भयभीत अशिक्षित व्यक्ति का प्रतिक्रियावादी प्रयास नहीं है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल, जिन्हें काउत्स्की अति साम्राज्यवाद के भ्रूण मानते हैं, उसी तरह जैसे कोई प्रयोगशाला में गोलियों के निर्माण को भ्रूण में अतिकृषि के रूप में वर्णित कर सकता है, दुनिया के विभाजन और पुनर्विभाजन का उदाहरण नहीं है? शांतिपूर्ण विभाजन से अशांत विभाजन और इसके विपरीत संक्रमण। क्या अमेरिकी और अन्य वित्तीय पूंजी, जिसने जर्मनी की भागीदारी के साथ पूरी दुनिया को शांतिपूर्ण तरीके से विभाजित किया, उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेल सिंडिकेट या अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक शिपिंग ट्रस्ट में, अब शक्तियों के एक नए संबंध के आधार पर दुनिया को पुनर्विभाजित करने में लगी हुई है, जो तरीकों से बदल रही है, शांतिपूर्ण नहीं है? वित्तीय पूंजी और ट्रस्ट विश्व अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों की वृद्धि दर में अंतर को कम नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं। एक बार जब बलों का संबंध बदल जाता है तो पूंजीवाद के तहत बल के अलावा विरोधाभासों का और क्या समाधान हो सकता है? रेलवे सांख्यिकी विश्व अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और वित्तीय पूंजी की वृद्धि की विभिन्न दरों पर उल्लेखनीय रूप से सटीक डेटा प्रदान करती है। साम्राज्यवादी विकास के पिछले दशकों में रेलवे की कुल लंबाई इस प्रकार बदल गई है। इस प्रकार रेलवे का विकास उपनिवेशों और एशिया तथा अमेरिका के स्वतंत्र और अर्धस्वतंत्र राज्यों में सबसे तेजी से हुआ है। यहाँ, जैसा कि हम जानते हैं, 4 या 5 सबसे बड़े पूंजीवादी राज्यों की वित्तीय पूंजी निर्विवाद रूप से हावी है। उपनिवेशों और एशिया तथा अमेरिका के अन्य देशों में 200,000 किलोमीटर की नई रेलवे 40 बिलियन मार्क से अधिक की पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है, जो विशेष रूप से लाभप्रद शर्तों पर अच्छे रिटर्न की विशेष गारंटी और इस्पात कार्यों के लिए लाभदायक ऑर्डर आदि के साथ नए निवेश किए गए हैं। पूंजीवाद उपनिवेशों और विदेशी देशों में सबसे अधिक तेजी से बढ़ रहा है। बाद के देशों में नई साम्राज्यवादी शक्तियां उभर रही हैं, जैसे जापान। दुनिया के साम्राज्यवादों के बीच संघर्ष और भी तीव्र होता जा रहा है। सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले औपनिवेशिक और विदेशी उद्यमों पर वित्तीय पूंजी द्वारा लगाया जाने वाला कर बढ़ रहा है। इस लूट के बंटवारे में एक असाधारण बड़ा हिस्सा उन देशों को जाता है जो अपनी उत्पादक शक्तियों के विकास की तेजी में हमेशा सूची में सबसे ऊपर नहीं होते हैं। सबसे बड़े देशों और उनके उपनिवेशों के मामले में रेलवे की कुल लंबाई इस प्रकार थी। इस प्रकार कुल मौजूदा रेलवे का लगभग 80% हिस्सा 5 सबसे बड़ी शक्तियों के हाथों में केंद्रित है। लेकिन इन रेलवे के स्वामित्व का संकेंद्रण, वित्तीय पूंजी का संकेंद्रण बहुत अधिक है, क्योंकि उदाहरण के लिए फ्रांसीसी और ब्रिटिश करोड़पतियों के पास अमेरिकी,
रूसी और अन्य रेलवे में भारी मात्रा में शेयर और बॉन्ड हैं। अपने उपनिवेशों की बदौलत ग्रेट ब्रिटेन ने अपने रेलमार्गों की लंबाई 100,000 किलोमीटर बढ़ा दी है, जो जर्मनी से 4 गुना ज्यादा है। और फिर भी ये सर्वविदित है कि जर्मनी में उत्पादक शक्तियों का विकास, और विशेष रूप से कोयला और लौह उद्योगों का विकास, इस अवधि के दौरान ब्रिटेन की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक तेजी से हुआ है। फ्रांस और रूस की तो बात ही छोड़िए। 1892 में जर्मनी ने 4,900,000 टन कच्चा लोहा और ग्रेट ब्रिटेन ने 6,800,000 टन का उत्पादन किया। 1912 में जर्मनी ने 17,600,000 टन और ग्रेट ब्रिटेन ने 9,000,000 टन का उत्पादन किया। इसलिए इस संबंध में जर्मनी का ब्रिटेन पर भारी श्रेष्ठता थी। सवाल ये है कि पूंजीवाद के तहत एक तरफ उत्पादक शक्तियों के विकास और पूंजी के संचय और दूसरी तरफ वित्त पूंजी के लिए उपनिवेशों और प्रभाव क्षेत्रों के विभाजन के बीच असमानता को दूर करने के लिए युद्ध के अलावा और क्या साधन हो सकता है?